नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए वाले वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इन सभी टॉपिक से हम टोटल 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं आज के पहले सवाल को। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। काफी ज्यादा सरल सवाल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, यहाँ पर पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। तो आपको यहाँ पर डेट को याद रखना है, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया था। डेट को आपको याद रखना है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कोलकाता में स्थित है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, और भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा ही जाता है क्वेश्चंस के रूप में। अब यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र कहते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस एक शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा नागपुर को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि नागपुर जो है वो भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु माना जाता है। नागपुर को भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु माना जाता है, और यहाँ पर शून्य मिल मार्कर स्थित है। नागपुर में शून्य मिल मार्कर स्थित है और इसे भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु माना जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि रानी की वाव बावड़ी को वर्ष 2014 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया था। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है कि रानी की वाव बावड़ी को वर्ष 2014 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया था, और ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय पार्क स्थापित किया गया था कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट पार्क को स्थापित किया गया था।
तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जिम कॉर्बेट जो है वो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हेली पार्क के रूप में किया गया था। इन सभी जानकारी को आपको याद रखना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जामों में। भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? नीचे ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। भारत का जो सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति है जिसको प्रेरित उत्परिवर्तन के द्वारा विकसित किया गया है? नीचे ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनारा 64। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो गेहूं की प्रजाति है सोनारा 64, इसको प्रेरित उत्परिवर्तन के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको इसका नाम याद रखना है, ठीक है। सोनारा 64 जो है वो गेहूं की एक प्रजाति है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर पूछा गया है कि पूसा, सिंधु, गंगा निम्नलिखित में से किसकी एक प्रजाति है? पूसा, सिंधु, गंगा निम्नलिखित में से किसकी एक प्रजाति है? ये वाला क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। ये सभी जो है वो गेहूं की एक प्रजाति है। पूसा, सिंधु, गंगा जो है वो गेहूं की एक प्रजाति है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है वो सीडीएस के में नहीं पूछा गया था, सॉरी, ये ना यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, इसको भी आपको याद रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? आकस्मिक बाढ़ का जो संबंध है वो किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवाती तूफान से है। ऑप्शन बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि देवप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? नीचे ऑप्शन दिया गया है। देवप्रयाग जो है वो निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी, अलकनंदा, इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है देवप्रयाग। इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये विश्व भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? नीचे ऑप्शन दिया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान लवणता को जोड़ने वाली रेखाएं हैं आइसोहेलाइन, ठीक है। आइसोहेलाइन जो है ना वो समान लवणता का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये वाला जो क्वेश्चन है वो सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कहाँ पर स्थित है? विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ये ब्राजील में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन जो है वो ब्राजील में स्थित है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है? काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा शुष्क प्रदेश। ऑप्शन ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर शुष्क प्रदेश का विस्तार पाया जाता है जो अन्य सभी भौगोलिक क्षेत्रों से अधिक है।
इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि सदाबहार वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका? ब्राजील में पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षा वन ब्राजील में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। यहाँ पर पूछा गया है कि मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता था। मोडी लिपि का प्रयोग अपने लेखों में किनके द्वारा किया जाता था। राइट आंसर क्या होगा इसका? मराठों के द्वारा अपने लेखों में मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था, मराठों के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि है जिसको दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन सभी में से जो खरोष्टी लिपि है इसको दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में जो खरोष्टी लिपि है, मतलब खरोष्टी लिपि थी, इसको दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 338A में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अनुच्छेद 338A में यह उल्लेखित किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। इसका प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 338A में इसका प्रावधान किया गया है। किसका? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, यह आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस के रूप में। अब यहाँ पर पूछा गया है कि राज्य सरकार को कृषि में आयकर लगाने का जो अधिकार है वो कौन देता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का संविधान। भारत का जो संविधान है वो राज्य सरकार को कृषि में आयकर लगाने का अधिकार देता है। इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष होता है वो कब से कब तक होता है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई से जून तक होता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष होता है वो जुलाई से जून तक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के वाणिज्यिक बैंकों का जो लेखा वर्ष होता है वो कब से कब तक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल से मार्च होता है। ठीक है, भारत के वाणिज्यिक बैंकों का जो लेखा वर्ष होता है वो अप्रैल से मार्च होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष होता है वो होता है जुलाई से जून। तो इन दोनों चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, मतलब कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जामों में। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1964 से प्रारंभ किया गया है। खाद्यान्नों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला जो नियम है इसको वर्ष 1964 में लाया गया, प्रारंभ किया गया। वर्ष 1964 से ये प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि वह पदार्थ कौन सा है जिसके लिए भारत आयात पर सर्वाधिक राशि खर्च करता है। ये काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कच्चा पेट्रोलियम। भारत जो है कच्चा पेट्रोलियम आयात करने के लिए अपना सर्वाधिक राशि खर्च करता है, कच्चा पेट्रोलियम को आयात करने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। यहाँ पर पूछा गया है कि उद्योगों की स्थापना और प्रोत्साहन को क्या कहते हैं। उद्योगों की स्थापना और प्रोत्साहन को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है औद्योगिकरण। ठीक है, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्योगों की स्थापना और प्रोत्साहन को औद्योगिकरण कहा जाता है।
इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहा जाता है निजीकरण। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को क्या कहा जाता है। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है वैश्वीकरण। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सरकार के द्वारा व्यापार और निवेश में लगाए गए अवरोधों को हटाना क्या कहलाता है। क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा। सरकार के द्वारा व्यापार और निवेश में लगाए गए अवरोधों को हटाना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है उदारीकरण। ऑप्शन ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। राइट आंसर होगा न्यूटन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन है वो न्यूटन के द्वारा किया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि विभवांतर का माप ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विभवांतर की माप ज्ञात करने के लिए पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है, इसको आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है। 1 पिकोग्राम जो है वो किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10⁻12 ग्राम के बराबर होता है, यानी कि 10 के घात -12 के बराबर, मतलब माइनस ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, 1 पिकोग्राम जो है वो 10⁻−12 ग्राम के बराबर होता है, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/10⁻12, इसको ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो प्रबलता है वो किस पर निर्भर करती है। राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो प्रबलता है ये ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि जल में वायु का जो बुलबुला है वो किस तरह से कार्य करता है। तो जल में जो वायु का बुलबुला होता है ना, ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो जल में जो वायु का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस के बराबर, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है, नीचे ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पिटवा लोहा। इन सभी ऑप्शन में से जो पिटवा लोहा है वो लोहे का शुद्धतम रूप है। अब वो कैसे, तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि पिटवा लोहे में कार्बन की जो मात्रा है वो अत्यंत अल्प होती है, अतः अन्य प्रकार के लोहे की तुलना में ये शुद्ध होता है पिटवा लोहा, क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो अत्यंत अल्प होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को, किस अंग को प्रभावित करता है। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। राइट आंसर क्या होगा इसका, ये किडनी को प्रभावित करता है, गुर्दे को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आपको याद रखने हैं। हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा विस्तार समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ब्राइट्स रोग को यूरेमिया भी कहा जाता है। ठीक है, ब्राइट्स रोग को यूरेमिया भी कहा जाता है। ये शरीर में किडनी को प्रभावित करता है। इस रोग में किडनी का जो फिजियोलॉजी होता है वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ब्राइट्स रोग की वजह से जो किडनी होता है इसका फिजियोलॉजी गड़बड़ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो ब्लड में यूरिया होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मुख्य रूप से आपको इस बात को याद रखना है कि ब्राइट्स रोग को यूरेमिया भी कहा जाता है, और ये बीमारी जो है वो किडनी को प्रभावित करती है, किडनी से संबंधित है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि लिब्राहन आयोग के द्वारा किसकी जांच किया गया था।
लिब्राहन आयोग के द्वारा किसकी जांच किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या में विवादास्पद इमारत का गिराना। इसकी जांच किया गया था किसके द्वारा? लिब्राहन आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको भी आपको याद रखने हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। 4 व्यक्तियों के नाम दिया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। और यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, और डेली इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।